in December 1928, an all party conference was held at Calcutta. ये पूछा गया है एग्जाम में. An all party conference was held at Calcutta. दिसंबर 1928 में कलकत्ता में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ. This convention rejected the Nehru report. इस सम्मेलन ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया. यहां ब्रैकेट में लिख लो. अब आप क्यों किया, बस थोड़ा सा लिख लो. देयर was objections raised by some communal leaders of मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा. अच्छा, इसमें सिख लीग भी शामिल थी. मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एंड सिख लीग. ठीक है. जिसका प्रमुख कारण यह था कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और एवं सिख लीग के कुछ सांप्रदायिक नेताओं में लिखना में असहमति थी. ठीक है. अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से लिखना. क्या, पहले समझना. मुस्लिम लीग, अब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने इसे रिजेक्ट कर दिया. मुस्लिम लीग ने विशेष तौर पर जिन्ना की लीडरशिप में उन्होंने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया. मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, हमने पढ़ा है पीछे. वो लखनऊ पैक्ट यहां समाप्त हो गया. अब इनके बीच में कोई समझौता नहीं रहा और जिन्ना ने बड़ा फेमसली कहा, पार्टिंग ऑफ द वेज, यानी कांग्रेस के साथ अब रास्ते अलग अलग हो गए मुस्लिम लीग के. और फिर इन्होंने नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में 14 फॉर्मूला दिए अपने. 14 फॉर्मूलाज कहते हैं उन्हें. 14 फॉर्मूलाज ऑफ जिन्ना के 14 सूत्र या 14 मांगे या आप जो भी उसे कहना चाहें, ये उन्होंने दिए. 14 में से कुछ को लिख लेंगे क्योंकि पूछी गई है एग्जाम में. तो आप इसको लिखना, अगले पॉइंट से लिखना. जिन्ना rejected the Nehru report. Jinnah rejected the Nehru report and calling it parting of the ways. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. पार्टिंग, PARTING, पार्टिंग ऑफ द वेज यानी रास्तों का अलग अलग हो जाना. पार्टिंग ऑफ द वेज विद कांग्रेस. जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया. तथा कांग्रेस के साथ नाता तोड़ लिया. और ब्रैकेट में इसके आगे लिख लेना इस सेंटेंस को, पार्टिंग ऑफ द वेज, ये उन्होंने बोला था. ठीक है. अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट में. In March 1929, Jinnah formulated his famous 14 points.
मार्च 1929 में, मार्च 1929 में जिन्ना ने जिन्ना ने अपने प्रमुख 14 सूत्र प्रस्तुत किए, अपने प्रमुख 14 सूत्र प्रस्तुत किए, ठीक है ना। 14 पॉइंट्स उन्होंने दिए, 14 FOURTEEN, 14 फॉर्मूलाज या 14 पॉइंट्स कहते हैं। अच्छा देखो, सबसे बड़ा इनके बीच में जो एक एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, वो रेजिडुअरी पावर्स को लेके था। मैंने आपको ये पहले भी ऊपर समझाया, मैं फिर याद दिला देता हूं। जैसे नेहरू रिपोर्ट में रेजिडुअरी पावर्स, इमरजेंसी पावर्स, या जो मेन पावर्स थी वो सेंटर के पास रखने की बात हुई थी, जैसे कि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इमरजेंसी पावर पार्लियामेंट के पास है, रेजिडुअरी पावर्स भी पार्लियामेंट के पास है। लेकिन मुस्लिम लीग और जिन्ना ये चाहते थे कि रेजिडुअरी पावर और इमरजेंसी पावर सेंटर के पास ना होकर प्रोविंसेस के पास हो। और इसके पीछे उनका तर्क ये था कि इंडिया एक बहुत लार्ज कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स कल्चर आपको यहां पर देखने को मिलती है। और चूंकि प्रोविंसेस बनेंगे लिंग्विस्टिक आधार पर, भाषाई आधार पर बनेंगे, जो कि कल्चरल एस्पेक्ट है, तो फिर प्रोविंसेस जो होंगे वो कल्चरल आधार पर बनेंगे, तो फिर प्रोविंसेस के पास पावर होनी चाहिए, ना कि सेंटर के पास। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना यह था कि जब जब सेंटर कमजोर हुआ भारत में, तभी विदेशी शक्तियों ने कब्जा कर लिया। तो फिर यहां मेन डिस्कोर्स था इन दोनों, सॉरी डिसएग्रीमेंट था दोनों में। तो इस बात को आप जरा लिख लीजिए नोट में ऐसे ही, द मेन डिफरेंस, द मेन डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम लीग, between Muslim League and Congress was, between Muslim League and Congress was about residuary powers, about residuary powers। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य मुख्य मुख्य वैचारिक मतभेद, मुख्य वैचारिक मतभेद अवशेषी शक्तियों को लेकर था। मुख्य वैचारिक मतभेद अवशेषी शक्तियों को लेकर था, ठीक है। अब आप इसमें अगले पॉइंट से लिखना, इसको तो आप यहीं छोड़ दीजिए। 14 फॉर्मूलाज आप लिख लीजिए अब, जिन्ना के कौन कौन से थे, एक एक लाइन में इनको लिख लेते हैं। 14 फॉर्मूलाज ऑफ जिन्ना, जिन्ना के 14 सूत्र, ठीक है। सबसे पहला लिखना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसे हिंदी में तो संघीय नहीं कहते, इसे कुछ और कहते हैं हिंदी में, परिसंघीय। परिसंघीय संविधान, हिंदी में लिखना परिसंघीय संविधान, ठीक है। परिसंघीय संविधान, फेडरल को कहते हैं, यूनियन को कहते हैं संघीय। तो फेडरल और यूनियन में अंतर यही होता है कि फेडरल में पावर होती है प्रोविंसेस में, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में वहां प्रोविंस ज्यादा पावरफुल है, जबकि यूनियन में पावर होती है सेंटर में, जैसे हमारे यहाँ यूनियन पावरफुल है, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं। तो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए इन्होंने लिखा उसमें परिसंघीय संविधान या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा लिखना इसी में ही, दूसरा पॉइंट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है ना। अब मुझे यह बताओ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होगा तो प्रोविंसेस के पास ज्यादा पावर होंगी या नहीं होंगी?
तो इसका मतलब ये होगा कि प्रोविंसेस जो होंगे वो ऑटोनॉमस होंगे, है ना, स्वायत्त होंगे, ज्यादा अपने लेवल पर काम कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तीसरा लिखना, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, अल्पसंख्यकों का प्रभावकारी प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यकों का प्रभावकारी प्रतिनिधित्व, ये क्या था इफेक्टिव। यहां से इफेक्टिव का मतलब ये था कि जहां जहां जो भी लोग माइनॉरिटी में हैं, केवल मुस्लिम नहीं, हिंदू भी माइनॉरिटी में थे ना। जैसे बंगाल में और पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी में थे, सिंध में भी हिंदू माइनॉरिटी में थे। हालांकि सिंध अभी बना नहीं था, 1935 के एक्ट से होगा अलग, लेकिन मांग तो अभी कर रहे थे ये लोग। तो वहां भी हिंदू माइनॉरिटी में थे, उनके लिए भी कहा इन्होंने ये चीज। ऐसा ही नहीं था कि केवल मुस्लिमों के लिए जिन्ना ने कहा, उन्होंने कहा जहां भी जो लोग माइनॉरिटी में हैं उनका इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कैसे, कि एक तो सीटें रिजर्व हो, रिजर्वेशन हो, रिप्रेजेंटेशन पर लेजिस्लेचर के लेवल पर, बल्कि एग्जीक्यूटिव में भी रिजर्वेशन हो उनका। आरक्षण की व्यवस्था एग्जीक्यूटिव में भी होनी चाहिए, नौकरियों में। इसको इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कहा उन्होंने माइनॉरिटीज का। तो आप लिखना इसके आगे तो थोड़ा सा डैश करके लिख लीजिए, रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटीज, रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, विधायिका एवं कार्यपालिका में, विधायिका एवं कार्यपालिका में, विधायिका एवं कार्यपालिका में अल्पसंख्यकों का प्रभावी प्रतिनिधित्व, प्रभावी प्रतिनिधित्व यानी जॉब में भी रिजर्वेशन हो। नेक्स्ट लिखिए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, या ऐसा लिखना 1/3, 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका में, केंद्रीय विधायिका में मुस्लिमों का 1/3 प्रतिनिधित्व, 1/3 प्रतिनिधित्व। ठीक है, महासभा ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा संख्या में 1/5 है, 1/5 है, तो फिर कैसे 1/3 का मिल जाए आपको। और ये कम्युनल क्वेश्चन बन गए फिर भारत में आगे। ये 1/3 पे अड़ गए, हिंदू महासभा 1/5 की बात करने लगी। नेक्स्ट लिखिए, ऐसे ही हुआ ये सब गड़बड़। नेक्स्ट लिखना, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल। नेक्स्ट लिखना, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज इन प्रोविंसेस, इन प्रोविंसेस, प्रांतों में, प्रांतों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों, प्रांतों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों का संरक्षण, मुस्लिम अल्पसंख्यकों का संरक्षण। नेक्स्ट लिखिए, रिलीजियस लिबर्टी, रिलीजियस लिबर्टी, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट लिखिए, कम्युनल वीटो, कम्युनल वीटो, सांप्रदायिक वीटो। ये क्या था, सांप्रदायिक वीटो में ये आता है
इन्होंने ये कहा कि मान लो किसी लेजिस्लेचर में किसी कम्युनिटी के 2/3 लोग, जो भी अल्पसंख्यक है, मान लो कहीं हिंदू अल्पसंख्यक है, कहीं मुस्लिम, कहीं सिख, तो अगर मान लो कहीं हिंदू अल्पसंख्यक हैं उस लेजिस्लेचर में, वहां के 2/3 लोग अल्पसंख्यकों के ये कहें कि ये जो बिल है ये पास नहीं होना चाहिए, तो फिर वो वीटो हो जाएगा, पास नहीं होना चाहिए। तो ये कॉम्युनल वीटो नाम दिया गया इसलिए क्योंकि धर्म के आधार पर वीटो होने लगा, धर्म के आधार पर वीटो की बात इन्होंने की, इसलिए इसे सांप्रदायिक वीटो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, सिंध का बॉम्बे से, सिंध को बॉम्बे से अलग करना, ये मांग थी, ये मान भी ली गई। और क्योंकि बॉम्बे हिंदू मेजॉरिटी था और सिंध बहुत दूर भी था बॉम्बे से, और सिंध में मुस्लिम मेजॉरिटी थी, तो उनको ये था कि एक एक अलग प्रांत बन जाएगा तो कम से कम 3 प्रांत होंगे जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में होंगे, जहां मुस्लिम सरकारें बनेंगी, मुस्लिम लीग की सरकारें बनेगी। क्योंकि ये बिल्कुल नहीं था, देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मुस्लिम लीग में सिर्फ मुस्लिम हो और कांग्रेस में सिर्फ हिंदू हो। कांग्रेस में यानी हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं था, और इतनी बातें चल रही थी देखो, क्योंकि मुस्लिम लीग में भी हिंदू लीडर थे, बाद में भी रहे, सरदार मंगल सिंह या क्या नाम था उनका, वो बाद में वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी थे हमारे में, और फिर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी मेंबर बने वो, अ, वहीं पाकिस्तान में ही थे, शायद सिंध के थे, मंत्री भी रहे वो, बड़े मजबूत व्यक्ति थे और रहे वो। तो ऐसा नहीं था कि मुस्लिम लीग में केवल मुस्लिम थे, हिंदू नहीं थे, हिंदू लोग भी वहां थे, और ऐसा ही कांग्रेस में था। लेकिन इन लोगों ने जरूर डिवाइड किया, ये बात पक्का है। लिखो इसमें नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे। नेक्स्ट लिखना, रिफॉर्म्स इन, रिफॉर्म्स इन बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, रिफॉर्म्स इन बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। बलूचिस्तान एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, आज का ये पेशावर और पाकिस्तान का अफगानिस्तान से जो इलाका लगता है ना, ये है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, हाँ जी, ओके सर, सीमा प्रांत में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं बलूचिस्तान में सुधार, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं बलूचिस्तान में सुधार, रिफॉर्म्स इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द प्रोविंशियल सर्विसेज, इन द प्रोविंशियल सर्विसेज, प्रांतीय सेवाओं में, प्रांतीय सेवाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व। और नेक्स्ट लिखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड फॉर मुस्लिम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के लिए संवैधानिक संरक्षण, यानी जो ये सब मिले ये संवैधानिक रूप से मिले, ऐसा ना हो कि इसे वापस लिया जा सके। मुसलमानों के लिए संवैधानिक संरक्षण। नेक्स्ट, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, या ऐसा लिखना, 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन कैबिनेट मिनिस्ट्री, इन कैबिनेट मिनिस्ट्री, कैबिनेट मंत्रालय में, कैबिनेट मंत्रालय में मुसलमानों का 1/3 प्रतिनिधित्व। और लास्ट लिखिए,
लास्ट लिखना, नो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, नो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द अप्रूवल ऑफ प्रोविंसेस, विदाउट द अप्रूवल ऑफ प्रोविंसेस। प्रांतों की इच्छा के बिना या प्रांतों की सहमति के बिना, प्रांतों की सहमति के बिना संविधान में, संविधान में कोई बदलाव नहीं, संविधान में कोई बदलाव नहीं। ठीक है, ये 14 फॉर्मूला थे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया 14 फॉर्मूलाज ऑफ जिन्ना। अब इसमें यहां नोट करके लिखिए, एक दो बातें नोट में लिखना। देखो, जिन्ना के 14 फॉर्मूलाज को तो कांग्रेस ने रिजेक्ट ही कर दिया। कांग्रेस ने नहीं बल्कि बाकी दलों ने भी रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो तो कर ही दिया था। कुछ लोग ऐसे भी थे कांग्रेस में इस समय जो, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना दोनों को रिजेक्ट कर दिया। नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के 14 फॉर्मूलाज दोनों को रिजेक्ट किया था। उनमें दो लोग थे, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में जो यूथ लीडर थी कांग्रेस में, उन्होंने दोनों को रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने का रीजन ये था, नेहरू रिपोर्ट को तो रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि वो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं थी उसमें। इन्होंने कहा कि अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम कुछ नहीं, अब तो हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए अंग्रेजों से। इन लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में। और जिन्ना को इसलिए रिजेक्ट कर दिया इन्होंने क्योंकि वो सारी जो उनकी डिमांड आपको दिखती हैं, दे बेस्ड ऑन कम्युनलिज्म, सांप्रदायिक आधार पर वो मांग कर रहे थे। इन्होंने कहा ऐसा है ही नहीं, हिंदू और मुस्लिम दो ऐसी संस्कृतियां हैं, गंगा जमनी संस्कृति का हिस्सा है भारत। हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों से मिलकर बनी है, इसको गंगा जमनी संस्कृति कहते हैं। ये दोनों अलग हो नहीं सकती है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होंगे। आप केवल एक ही आधार पर बात कर रहे हो, तो चूंकि आप कम्युनल डिवीजन की बात कर रहे हो इसलिए हम आपको रिजेक्ट करते हैं। तो दोनों को रिजेक्ट किया और इन्होंने कांग्रेस के ही अंदर एक संगठन बनाया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया संगठन था, सुभाष चंद्र बोस ने इसे सपोर्ट किया। ये वो संगठन था कांग्रेस के अंदर जिसने सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। ठीक है, तो आप इस बात को लिख लीजिए या इसको यहां तक रख लेते हैं। चलो लिख लो आप इसे, है ना, मैं समझा तो चुका ही आपको, इसको लिख लो। इसलिए सबसे पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कांग्रेस के अंदर कहीं से आई, तो दैट वाज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों के द्वारा। और कालांतर में इसे एक्सेप्ट भी किया गया। और इसीलिए 1929 में, नहीं 30 में, हाँ 1930 में, और समय भी था शायद वो 28 जनवरी का है, जब रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। और उस समय कंप्लीट इंडिपेंडेंस का स्लोगन भी दिया जवाहरलाल नेहरू। तो आप लिखो इसमें, नोट में लिखना, जवाहरलाल नेहरू एंड एस सी बोस, जवाहरलाल नेहरू एंड एस सी बोस rejected rejected both Nehru report, both Nehru report and 14 formula of Jinnah, and 14 formula of Jinnah। नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस दोनों ने
जिन्ना के 14 सूत्र एवं नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया, एवं नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया। लिखना, नेहरू रिपोर्ट वॉज रिजेक्टेड, नेहरू रिपोर्ट वॉज रिजेक्टेड ऑन द बेसिस, on the basis, on the basis that it demands, ऐसा लिखना, that it demands only dominion status, only dominion status। नेहरू रिपोर्ट को इसलिए खारिज किया गया, नेहरू रिपोर्ट को इसलिए खारिज किया गया क्योंकि यह डोमिनियन स्टेटस की बात करती थी। हाँ चंचल, गुड इवनिंग। हाँ फराजी, आदाब। क्योंकि यह डोमिनियन स्टेटस की बात करती थी। दे वॉन्ट, while they want कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जबकि उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की।